हाय बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ओके, पार्ट 2 ऑफ योर लेसन सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़। ठीक है, पार्ट 2 में आज हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और क्या है आपके फूड कलरिंग, आर्टिफिशियल कलर्स, ठीक है, सेरेमिक, टेफ्लॉन। ठीक है, तो हम जल्दी से ये भी पढ़ लेते हैं। ओके, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में सुना तो होगा, है ना। What are radioactive substances? Elements with a high atomic number such as uranium, thorium, radium have a property of spontaneously emitting invisible, highly penetrating and high energy radiation. ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज के अंदर एक ग्लो रहता है। ठीक है, मैं आपको इसके पहले एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। देखिए, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। ओके, ध्यान दीजिए, ये आपको जानना जरूरी है। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। देखिए, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, और शेल्स जो बाहर के जो उसके अराउंड क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, याद रखिए, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल यानी कि दे डोंट हैव एनी चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तीन चीज रहते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, याद रखिए, पी पॉजिटिव, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूट्रल यानी कि नो चार्ज। ठीक है, अभी एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, याद रखिए, और कुछ भी नहीं। एटॉमिक नंबर किससे हम बताते हैं केमिकल का एटॉमिक नंबर? बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अगर दो है तो एटॉमिक नंबर दो रहेगा। ओके, दो ही प्रोटॉन है तो जितने प्रोटॉन्स है, जितने भी प्रोटॉन्स है, उसके बेसिस में इसका एटॉमिक नंबर डिटरमिन होता है। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और ये कभी चेंज नहीं होता, इट नेवर चेंजेस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम इन एन एलिमेंट इज ऑलवेज द सेम। उसके डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे, लेकिन जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि उसके पास 6 प्रोटॉन्स है। ऑक्सीजन का नंबर 8 है, यानी कि उसके पास 8 प्रोटॉन्स है। हायर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हायर द एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो एटॉमिक नंबर हाई है, और जितना हाई एटॉमिक नंबर है उतना हैवी एलिमेंट है। अभी हम यहाँ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली क्या बता रहा है? हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के बारे में। तो अभी आपको समझ में आया है हाई एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? जिसके प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है, जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स है उतना हाई एटॉमिक नंबर है, यानी कि उतना हाई एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एलिमेंट्स का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो है जिनके एटॉमिक नंबर बहुत हाई है। और कौन से एलिमेंट्स है वो? कुछ बताएं यहाँ। यूरेनियम, यूरेनियम तो आपने सुना होगा। थोरियम, रेडियम, रेडियम भी आपने सुना होगा। हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्टेनियसली एमिटिंग। क्या करते हैं वो? उनको कुछ प्रॉम्प्टिंग नहीं, वो अपने आप ही, उसमें कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही इनविजिबल, हाईली पेनिट्रेटिंग एंड हाई एनर्जी रेडिएशन वो लोग एमिट करते हैं। मतलब जो आप देख नहीं सकते, इनविजिबल मतलब आप जो देख नहीं सकते, हाईली पेनिट्रेटिंग मतलब वो चीज़ों को के आर पार जा सकती है। ठीक है, पेनिट्रेट कर सकती है, पेनिट्रेशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को के अंदर घुस सकती है, और हाई एनर्जी मतलब एनर्जी बहुत है वाली रेडिएशन इट गिव्स आउट। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? वो एलिमेंट्स जो हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स जो स्पॉन्टेनियसली, मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? बिना कुछ मिलावट के, मतलब उनके अंदर ही उनकी प्रॉपर्टी ही वो है स्पॉन्टेनियस, अपने आप से। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप से। जैसे अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, आप अपने आप ही, सपोज आप कभी कभी बैठे हो, अचानक से गाना गा रहे हो, तो यू आर स्पॉन्टेनियसली सिंगिंग, आपको किसी ने बोला नहीं गाने के लिए, यू स्पॉन्टेनियसली स्टार्टेड सिंगिंग। तो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप से। तो वो अपने आप से इनविजिबल यानी कि जो देख नहीं सकते, हाईली पेनिट्रेटिंग यानी कि वो कि ऑब्जेक्ट को पियर्स, पेनिट्रेट यानी कि घुस सकते हैं, और हाई एनर्जी वाली रेडिएशन जो एलिमेंट्स देती हैं उन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और वो प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, अ सब्सटेंस हैविंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज अनस्टेबल। अभी हमने न्यूक्लियस देखा था, न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है वो बहुत अनस्टेबल रहता है, मतलब इट इज नॉट स्टेबल, बहुत अनस्टेबल यानी कि स्थिर नहीं है। स्थिर बोलते हैं ना, स्थिर नहीं है। ठीक है, रेडिएशन अकर्स फ्रॉम ए अनस्टेबल न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस इज नॉट स्टेबल तो वहां से रेडिएशन निकलता है। ठीक है, वो एक प्रॉपर्टी। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर रेलेवेंट टू अ डे टू डे लाइफ। ठीक है,
हाउएवर बिफोर गोइंग फर्दर लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट द सब्सटेंसेस। पहले हम ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर गिवन आउट बाय रेडियो एक्टिव। अभी हमने देखा यहाँ पर वो स्पॉन्टेनियसली इनविजिबल हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन एमिट करते हैं, लेकिन वो जो रेडिएशन है वो 3 टाइप के रहते हैं। ठीक है, व्हाट आर दो 3 टाइप्स? अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। ठीक है, 3 टाइप के रेज एमिट करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं वो क्या है। ठीक है, इन 1989 रूदरफोर्ड करके एक साइंटिस्ट था। आप यहाँ नीचे उसके बारे में बताया, अर्नेस्ट रूदरफोर्ड, 1871 to 1937, a scientist from New Zealand, researched on radioactivity under the guidance of J.J. Thomson at the Cavendish Laboratory at Cambridge and McGill University, Canada. He showed that the nitrogen atom could be split, मतलब नाइट्रोजन एटम को आप तोड़ सकते थे। हाउ? बाय बम्बार्डिंग इट विथ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो अभी हम वो क्या है अल्फा बीटा गामा यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अभी इन 1889 ये जो साइंटिस्ट था अर्नेस्ट रूदरफोर्ड, he what did he discover? He discovered that the radiations emitted by radium were of 2 types. ठीक है, रेडियम से जो रेडिएशन एमिट हो रहा था, निकल रहा था, वो 2 टाइप के थे। क्या थे? उसने उसको क्या नाम दिया? अल्फा एंड बीटा रेडिएशन। ठीक है, एक दूसरा साइंटिस्ट था विलर्ड करके एक साइंटिस्ट था, उसने तीसरा टाइप का रेडिएशन भी पता किया। वो क्या था? गामा रेडिएशन। तो 3 टाइप के रेडिएशन, 2 रेडिएशन रूदरफोर्ड ने डिस्कवर किया और 1 रेडिएशन विलर्ड ने डिस्कवर किया। ठीक है, अभी यहां देखिए, when these rays are allowed to pass through 2 oppositely charged plates, they get separated. अब यहां देखिए, यहां पर एक क्या दिखा है? एक लेड का ब्लॉक है। हम लेड के अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, उसमें एक होल किया हुआ और यहाँ पर एक प्लेट रखा है टू कॉन्सेंट्रेट दैट रेडिएशन इनटू वन होल, और इधर से उसको आगे 2 चार्ज्ड प्लेट्स के बीच में से पास होने के लिए दिया है। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है। ओके, तो अब जब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के रेडिएशन को आप 2 प्लेट्स के बीच में से, 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बीच में से जाने दोगे तो व्हाट हैपेंस? द रेडिएशन स्प्लिट्स, मतलब वो रेडिएशन सेपरेट हो जाता है। मतलब इसके पहले ये तीनों इसी के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड थे, लेकिन क्योंकि ये चार्ज प्लेट्स के बीच में से गए, ये सेपरेट हो गए इनटू व्हाट? अल्फा रेज, गामा रेज एंड बीटा रेज। ओके, नाउ for this purpose the rays were allowed to pass through an electrical field. ये क्या है आपका? electrical field, and a photographic plate was held in their path. उनके रास्ते पे क्या लगाया उन्होंने? एक, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेंगे तो उन्होंने आगे एक फोटोग्राफिक प्लेट अरेंज किया। ठीक है, तो क्या हुआ? It was found that the radiation was divided into 3 types. One type of radiation deviated slightly towards a negatively charged plate. 3 तरीके से वो रेडिएशन डिविएट हुए। डिविएट मतलब सेपरेट हुए। क्या हो गया? वन टाइप ऑफ रेडिएशन डिविएटेड स्लाइटली टुवर्ड्स अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये देखिए, ये यहाँ जो इसके बीच में से पास होने के टाइम उसका एक रे नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिविएट हो गया, एक रे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिविएट हो गया। तो जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिविएट हो गया उसे उन्होंने अल्फा रेज बताया, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिविएट हो गया उसे बीटा रेज बताया, और तीसरा जो टाइप का रे था वो डिविएट नहीं हुआ। ठीक है, वो सीधा 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 आगे चला गया, उसको गामा रेज बोला। ओके, नाउ हाउएवर द थर्ड टाइप डिड नॉट डिविएट एट ऑल, बिल्कुल डिविएशन नहीं हुआ गामा रेज का, सिर्फ बीटा रेज पॉजिटिव गया, अल्फा रेज नेगेटिव की तरफ गया। The rays which deviated slightly towards negatively charged plates are called alpha rays. ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पढ़ा। ठीक है, तो क्या हो गया? जो ये लेड ब्लॉक में इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा था, जिसको उन्होंने एक स्लिट से पास होने के लिए दिया थ्रू व्हाट? बिटवीन 2 चार्ज्ड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो क्या हो गया? द रेडिएशन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज, अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा रेज were bending towards the negatively charged plate, beta rays were bending towards the positively charged plates, and the gamma rays did not bend at all. ठीक है, याद रखिए। ठीक है, अभी यहाँ पर एक और ये है, देखिए, साइंटिस्ट के बारे में बताया है। फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेकरेल वॉज स्टडिंग पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड क्या है? पिच ब्लेंड एक सब्सटेंस है दैट अकर्स इन ब्राउन और ब्लैक मासेस एंड कंटेन्स रेडियम। ठीक है, पिच ब्लेंड क्या है? उसको नाम दिया है, वो है अकर्स इन ब्राउन और ब्लैक मासेस। ठीक है, ऐसे मिलता है और नेचर में, और उसमें रेडियम रहता है। ओके,
It is a compound of uranium. He had kept some unused photographic plates in a cardboard box in a drawer. A key was lying on the box. ठीक है, तो कुछ अनयूज्ड फोटोग्राफिक प्लेट्स उन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रखा था, ठीक है, और उसके ऊपर एक की पड़ा हुआ था. एंड उसके ही हैपन टू लीव द यूरेनियम कंपाउंड, एक यूरेनियम के कुछ कंपाउंड को उसने उसके ऊपर रख दिया. आफ्टर मतलब गलत ऐसे ही छोड़ा होगा, उसने सोचा नहीं होगा कुछ होगा, ऐसे ही रख देता हूँ सोच के गया होगा. आफ्टर अ फ्यू डेज ही वॉश द प्लेट्स ओनली टू फाइंड दैट द प्लेट्स वर क्लाउडी एंड शोड द शेप ऑफ द की. उसने जब धोया ना प्लेट को, यूज करने के लिए निकाला होगा, धोया तो देखा कि उसमें कुछ की का शेप दिख रहा उसको. As this incident occurred in the dark, Becquerel inferred that the uranium compounds might be emitting from their interiors. मतलब यूरेनियम कुछ तो एमिट कर रहा है अंधेरे में, है ना, रेज लाइक एक्सरेज, कुछ तो एक्सरे टाइप के रेज एमिट कर रहा है, जिसकी वजह से वो इमेज की का इमेज फॉर्म हो गया. क्या हो रहा है, वो सब्सटेंसेस को पेनिट्रेट कर रहा है कि नहीं. वो फोटोग्राफिक प्लेट नीचे तक गया, मतलब इट पेनिट्रेटेड, मतलब उसके अंदर घुस गया ना, तो उसको उसने क्या नाम दिया, बेकरल रेस. आफ्टर फ्यू डेज मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड सिमिलर प्रॉपर्टीज इन कंपाउंड्स ऑफ थोरियम. थोरियम में भी ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टीज मिले. आप समझ गए ना, अल्फा बीटा गामा रेस क्या है, बहुत ही सिंपल है. रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या है, वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज बताए हैं अल्फा बीटा एंड गामा रेस के, ठीक है. तो आपको ये याद करना है, इसका आपको कुछ नहीं कर सकते, आपको याद करना ही पड़ेगा. क्या है नेचर, क्या है अल्फा रेस का, करंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, करंट ऑफ बीटा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है. क्या होता है, अल्फा रेज इज व्हाट, इट इज अ करंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, है ना, जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ टिल्ट हो गए थे, और बीटा किसकी तरफ, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स, और गामा रेज इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मास कितना है उसका, चार्ज क्या है, वेलोसिटी क्या है, 150 to 120 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है. डिविएशन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट. पेनिट्रेटिंग पावर, कैन पेनिट्रेट एन एल्यूमिनियम शीट. हाँ, ये याद रखिए, इससे जो अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज का जो पेनिट्रेशन पावर, मतलब कितना वो एक मेटल में घुस सकते हैं, उसके बारे में क्या देखो. कैन पेनिट्रेट एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस लेस देन 0.02 mm, मतलब अल्फा रेज ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है. बीटा रेज कैन पेनिट्रेट एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस 2 mm, यानी कि 100 गुना ज़्यादा एक प्लेट, यानी कि ये तो 0.2 mm से कम, 0.02 mm, और ये 2 mm, तो बीटा रेज और पेनिट्रेट कर सकता है. और गामा रेस कैन पेनिट्रेट 15 सेंटीमीटर थिक लेड स्क्रीन, मतलब यहाँ पर हमने देखा था उन्होंने लेड का एक बॉक्स में रखा था ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो लेड का भी एक थिकनेस तक इट कैन पेनिट्रेट, उसके आगे नहीं कर सकता. लेकिन गामा रेस हैज द मैक्सिमम पेनिट्रेशन इज गामा रेस. आयोनाइजेशन पावर, व्हाट इज आयोनाइजेशन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. हमने देखा इलेक्ट्रॉन शेल्स में जो घूमते हैं, जो सबसे लूज वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए कितना एनर्जी लगता है, उसको आयोनाइजेशन पावर कहा जाता है. तो अल्फा रेस का बहुत हाई आयोनाइजेशन पावर है, बीटा रेस का कम है, और इसका बहुत ही कम है. पावर टू प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस मतलब चमक, जो चमक आती है ना, ये रेडियम में जैसे चमकता है, वो चमक आने के लिए अल्फा रेस सबसे ज़्यादा है, बीटा रेस उससे कम, और गामा रेस बहुत ही कम. अभी ये यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहाँ यूज होता है, इधर देखो क्या बोला. इट इज ए मिसकंसेप्शन दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग एन एटम बॉम्ब. हमको लगता है रेडियो एक्टिव, हम सुनते हैं यूरेनियम सुनते हैं, हम लोग बहुत सारे सुनते हैं ना, अलग अलग कंट्रीज न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे, तो हम लोग के मन में हमेशा रहता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर ओनली यूज फॉर मेकिंग बॉम्ब्स, लेकिन वो सच नहीं है, और भी चीज़ों के लिए यूज होती है. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स सच एज साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मेडिसिन. रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन 2 ways, बाय यूजिंग द रेडिएशन अलोन, बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इटसेल्फ, या तो सिर्फ रेडिएशन लेके, या तो वो एलिमेंट को खुद लेके, यानी कि वो यूरेनियम लिया तो यूरेनियम को लेके, या तो यूरेनियम के रेडिएशन को लेके, 2 तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है. तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है, जनरली द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम 82 to 92 आर फाउंड टू रेडिएट स्पॉन्टेनियसली इन नेचर. हमने क्या बोला था, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं न्यूक्लियस में उतना उसका एटॉमिक हायर एटॉमिक नंबर है, तो इट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ऑफ हाई एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा था ना. तो हमारे एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको पता चलेगा, एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 82 to 92 आर फाउंड टू रेडिएट स्पॉन्टेनियसली इन नेचर. स्पॉन्टेनियस मैंने आपको क्या बोला था, अपने आप से वो रेडिएट करते हैं. दीज आर कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ये तो नेचर में है, अपने आप ही होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बनाया जा सकता है, जैसे ये फ्रेडरिक जोलियट क्यूरी एंड आयरीन जोलियट क्यूरी ने इन्वेंट किया था, ठीक है. द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, ये आप बाद में शायद पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, ब्रॉट अबाउट इन द लैबोरेटरी बाय बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स. क्या करते हैं वो, पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ ठोकर मरवा के
ये रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, तो इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ओके तो यहाँ पर कुछ फील्ड्स जहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल फील्ड, रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या है? इंटरनल क्रैक्स एंड वॉइड्स इन कास्ट आयन आर्टिकल्स एंड आयन सोल्डर कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ गामा रेज। गामा रेज यूज करके हम लोग कोई मेटल में कुछ क्रैक्स वैक्स हो तो हम पता कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज कौन से आइसोटोप्स यूज करते हैं? कोबाल्ट 60, इरिडियम 192 आर यूज इन द रेडियोग्राफी कैमरा। तो वो कैमरा में ये वाली एलिमेंट्स यूज होते हैं। दिस टेक्निक इज यूज फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज इन मेटल वर्क। जो मेटल में अगर कोई मेटल बहुत बिफोर इट इज पुट टू यूज उसको टेस्ट करना पड़ता है कि इसमें कुछ क्रैक्स वैक्स तो नहीं है। अगर वो चेक करने के लिए ये प्रोसीजर रेडियोग्राफी यूज किया जाता है। उसके लिए कौन सा आइसोटोप्स यूज करते हैं? कोबाल्ट 60 एंड इरिडियम 192। मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, डेंसिटी एंड लेवल। It is necessary to maintain the required thickness in the manufacture of aluminum, plastic, iron sheets of different thickness। ठीक है, जब हम चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, जैसे बड़ी बड़ी जो केमिकल प्लांट्स में जो बड़े बड़े जो ये लगते हैं, टैंक्स लगते हैं, सब लगते हैं, उनका एक यूनिफॉर्म थिकनेस जो मतलब कहीं पर पतला कहीं पर मोटा नहीं चलता, एकदम इट शुड बी यूनिफॉर्म। ठीक है, क्योंकि वो जब हीट होता है, जब होता है तो पूरा साथ में वो यूनिट हैंडल कर पाना चाहिए, तो इसलिए उसको एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर थिकनेस के साथ बनाया जाता है। लेकिन वो थिकनेस का टेस्टिंग कैसे किया जाए? तो इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस प्लेस्ड ऑन वन साइड एंड एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रेडिएशन ऑन द अदर साइड। ठीक है, प्लेट के दोनों साइड, एक साइड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और दूसरी साइड एक इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है थिकनेस मेजर करने के लिए। द रेडिएशन रेड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वेरीज विद द थिकनेस ऑफ द शीट। ऑब्वियसली अगर कहीं पर पतला है तो रेडिएशन का ज़्यादा रेडिएशन होगा, है ना, क्योंकि क्या है, पेनिट्रेशन कितना है वो देखना पड़ता है ना। अगर प्लेट ज़्यादा मोटा है तो पेनिट्रेशन का टाइम ज़्यादा लगता है, अगर प्लेट पतला है तो कम लगता है ना। तो और रेडिएशन का जो इंटेंसिटी, जो जितना पार हो रहा है मेटल से, वो भी वेरी होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो लोग वो पता करते हैं। देन ल्यूमिनेसेंट पॉइंट एंड रेडियो ल्यूमिनेसेंस। द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रेडियम, प्रोमीथियम, ट्रिटियम with some phosphor are used to make certain objects visible in the dark, for example the hands of a clock। बहुत बार आपने कोई घड़ियों में देखा होगा कि रेडियम यूज होता है ना, ताकि आप रात को देख सके। रात को आपको बाकी ना दिखा लेकिन नीडल्स जरूर दिखें तो आपको टाइम पता चल जाता है ना, तो उसमें रेडियम यूज होता है। तो क्रिप्टन 85 इज यूज्ड इन HID, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प्स, व्हाइल प्रोमीथियम 147 is used in portable X-ray units as a source of beta rays। Okay, now used in ceramic articles, luminous colors are used to decorate ceramic tiles, utensils, plates, etc। Earlier uranium oxide was used in these paints। कुछ पेंट्स में भी ये यूज होता है टू मेक इट डेकोरेटिव एंड ग्लो करने के लिए। फिर एग्रीकल्चर में, ये तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया। एग्रीकल्चर में द जीन्स एंड क्रोमोसोम्स दैट गिव सीड्स प्रॉपर्टीज लाइक फास्ट ग्रोथ, हायर प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा कैन बी मॉडिफाइड बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू क्रोमोसोम्स और जीन्स के प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही हार्मफुल चीज़ है जहाँ मेरे अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि हम जब जो नेचुरली अकरिंग चीज़ों की हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं ना, जीन मॉडिफिकेशन, तो उसका प्रॉपर्टीज जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। चाहे उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगा और ज़्यादा फ्रूट देंगे, लेकिन उसका जीन आपने मॉडिफाई किया, जिससे अल्टीमेटली हमें भी इफेक्ट होता है। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, लेकिन ये एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। आजकल हमको GMO मिलता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम लोग खा रहे हैं मोस्टली, आपको पता नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर हमारे डाइट में आप देख रहे होंगे सीडलेस ग्रेप्स, सीडलेस ऑरेंजेस, ये सब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाई किए हुए हैं। क्योंकि नेचुरली तो सीड होने चाहिए ना, लेकिन ये मॉडिफाई कर देते हैं। फिर किस लिए? क्योंकि बहुत लोगों को सीड नहीं चाहिए खाना खाने के टाइम। सब तमाशा आजकल हमारे जनरेशन में आ चुका है, तो लेकिन उसकी वजह से ये लोग ये सब करते हैं और हमारे बॉडी को भी इफेक्ट होता है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप कोबाल्ट 60 इज यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। Onions, potatoes are irradiated। Irradiation मतलब प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू रेडिएशन। किस लिए? ताकि वो स्प्राउट ना हो। स्प्राउट आपने देखा ना, ऑनियन थोड़े दिन रखे रहो तो वो स्प्राउट होने लगता है, अच्छा है ना। ऐसे इरेडिएशन करना, वो आपको क्या लगता है पूरा निकल जाता है उससे? नहीं, हमारे बॉडी में भी आ जाएगा। इट इज़ नॉट रियली गुड। आई थिंक इरेडिएट करते किस लिए? कभी शायद एक्सपोर्ट करने के लिए वो काम आता है, क्योंकि अब जब यहाँ से कहीं बाहर भेज रहे हो तो आपका अगर वेजिटेबल स्प्राउट हो गया तो वो खराब हो जाएगा। स्ट्रॉन्शियम 90 इज यूज एज अ ट्रेसर इन द रिसर्च ऑन वेरियस क्रॉप्स। ठीक है, ट्रेसिंग के लिए उसमें आई थिंक कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्ट्रॉन्शियम 90 यूज होता है ना। मेडिकल साइंस में
पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया एक डिसीज है जहाँ पर आपका रेड ब्लड सेल का जो काउंट है, आरबीसी काउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बहुत, उसको पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। तो उसको फॉस्फरस 32 यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। बोन कैंसर के लिए स्ट्रॉन्शियम 89, स्ट्रॉन्शियम 90, समैरियम 153 एंड रेडियम 223 आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, है ना, ज़्यादातर लड़कियों को थायराइड का इश्यूज हो जाता है। उसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, कभी कभी वेट गेन भी होता है। हाइपो में वेट गेन होता है, हाइपर में वेट लॉस होता है एपिटाइट होने के बावजूद। फिर इंसोम्निया मतलब जब नींद नहीं आती, ये सब हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स है। क्यों होता है ये, इट अकर्स ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। देन आयोडीन 1 to 3 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या यूज होता है, आयोडीन आपने सुना होगा, आयोडीन जो सॉल्ट में हमारे मिक्स रहता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए यूज किया जाता है। फिर ट्यूमर डिटेक्ट करने के लिए, ट्यूमर कभी कभी ब्रेन ट्यूमर, यहाँ वहाँ ट्यूमर हो जाता है, तो बोरॉन 10, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, ये सब क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर और डिटेक्शन के लिए भी यूज होता है। आर्सेनिक 74 इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ट्यूमर्स इन द बॉडी। अभी हजार्ड्स क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के, ये तो यूजेस हो गए। अभी हजार्ड मतलब उसके नुकसान क्या होते हैं हमारे से। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड बाय रेडियो एक्टिव रेडिएशन। हमारे जो CNS है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो पूरा इन्फॉर्मेशन बॉडी में फैलाता है, वो अफेक्ट होता है। एंड हेरिडिटरी डिफेक्ट्स आर जनरेटेड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन DNA इन द बॉडी, ठीक है। जब अगर आप रेडिएशन बॉडी में डालोगे तो क्या हो जाता है, DNA को प्रॉब्लम, इससे DNA मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, जिससे हेरिडिटरी डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। फिर रेडियो एक्टिव रेडिएशन कैन पेनिट्रेट द स्किन, मतलब स्किन में घुस के स्किन कैंसर, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स क्रिएटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन्स एंटर द बॉडी थ्रू एयर एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम, ठीक है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड इन द सी, पानी में छोड़ा तो बॉडी फिशेस में भी चला जाता है उनके खाने के प्रोडक्ट में, और उससे हमारे बॉडी में भी आता है। इसलिए मैंने आपको कहा यहाँ पर जो ये लोग प्लांट्स को मॉडिफाई करते हैं, उनके जीन्स अगर फिश में से हमारे पास आ सकते हैं तो प्लांट से नहीं आ सकता है क्या, तो याद रखिए, इट इज़ नॉट गुड। द रेडियो एक्टिव पॉइंट ऑन द वॉच कैन कॉज कैंसर, मतलब जो ज़्यादा रेडियम ज़्यादा कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं है बेसिकली। Then radioactive isotope strontium 90 can enter the body through plants, fruits, flowers, cereals, milk, etc. and cause disease like bone cancer and leukemia. ये जानते हुए भी हमारे देश, हमारी दुनिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कितना यूज करते हैं। देखो कि जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे करते हैं, थ्रू रेडिएशन, और वही हम लोग खाते हैं। सो चाहे यूजेस है, देयर आर हार्मफुल साइड इफेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है, तो वो पढ़ लीजिए ना। यहाँ पर एक चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में बताया। चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था एक 26 अप्रैल 1986 में। उधर एक ग्रेफाइट रिएक्टर एक्सप्लोड हो गया था, और क्या हो गया था, वो जो रेडिएशन जो बाहर आया उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इफेक्ट हो गए थे, बहुत लोग मर भी गए थे, और जो वो रेडिएशन की वजह से जो DNA को इफेक्ट हो गया, उसकी वजह से अगला जनरेशन पूरा मतलब बहुत ही डिफेक्ट्स पैदा हुआ था, बहुत हेरिडिटरी डिफेक्ट्स थे उनमें। नाउ सम केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। हम लोग कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, वो क्या है, द फूड दैट वी ईट, ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, वॉचेस, मेडिसिन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ मैटर, है ना, अलग अलग चीज़ों से बनाई जाती है जो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। देखो अभी आप स्वीट शॉप में जाते हो तो बहुत रंग बिरंगे स्वीट्स दिखते हैं, हमें अच्छा लगता है खाना स्वीट्स, लेकिन उसमें फूड कलर ऐड किया जाता है। तो इसमें अगर नेचुरल फूड कलर ऐड किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे आर्टिफिशियल फूड कलर ऐड करते हैं तो उससे हमारे बॉडी को हार्म पहुंच सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें लेड एंड मर्क्यूरी भी प्रेजेंट होते हैं आर्टिफिशियल फूड कलरिंग में। नेचुरल फूड कलरिंग हम किससे बना सकते हैं, देखो यहाँ पर फूड कलर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल फूड कलरिंग, क्या, सीड्स, बीटरूट, फ्लावर, फ्रूट कॉन्सेंट्रेट, ये चलता है, ठीक है, ये तो तुम्हारे नेचुरल चीज़ें। यहाँ टेट्राजीन है, टेट्राजीन, सनसेट येलो और आर्टिफिशियल फूड कलर्स जो बहुत एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक तो है ADHD बच्चों में बहुत होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आता है। और इवन लेड एंड मर्क्यूरी हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा लेवल्स में अच्छा नहीं है, ठीक है। सो आर्टिफिशियल फूड कलरिंग वी हैव टू अवॉइड। देन नेक्स्ट इज डाई। डाई क्या है, जो हम हमारे कपड़ों में जैसे अगर सफ़ेद आपके पास कुछ है, आपको डाई करना है, तो अगर आप लेके जाओगे धोबी के पास भी, तो और बहुत लोग डाई भी करते हैं सेपरेट, जहाँ पर ड्राई क्लीनिंग होता है उधर भी आप उनको डाई करने के लिए दोगे तो वो आपका सफ़ेद कपड़ा आपके चॉइस के कलर में डाई कर लेते हैं, है ना।
तो क्या होता है, डाई इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑयल। याद रखिए, डाई को पानी में डिसॉल्व कर सकते हो, ऑयल में नहीं डिसॉल्व होता है। एंड ऑफन अ मॉर्डेंट, मॉर्डेंट का मतलब क्या है, जो कलर फिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आप बिना इसके यूज करोगे तो कलर धुल जाएगा आप जब वॉश करोगे, ठीक है, तो उसमें मॉर्डेंट यूज होता है, ठीक है। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ कलर फॉर प्रिपेयरिंग अ नेचुरल डाई। नेचुरल डाई प्लांट से बना सकते हैं, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, ब्रेक, बार्क, फ्रूट, सीड, फंगस एंड पिस्टिल आर यूज फॉर मेकिंग डाइज, ठीक है। कश्मीर में एक सैफरन मालूम है ना आपको, सैफरन यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, लाल केसर, केसर, केसर का भी डाई बनता है, तो बहुत सुंदर कलर निकलता है, बहुत लेकिन एक्सपेंसिव है, केसर बहुत एक्सपेंसिव है ना। तो मैनी पीपल आर एंगेज इन दिस ऑक्यूपेशन। लेकिन यहाँ पर ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी आप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और मिनरल से भी आप आर्टिफिशियल डाई भी बना सकते हो। तो विलियम हेनरी पर्किन ने आर्टिफिशियल डाई इन्वेंट किया था, लेकिन आर्टिफिशियल डाई से प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अभी देखिए, दूसरा एक है मेहंदी, यहाँ पर मेंशन किया, मेहंदी हम लोग जो हैना लीव्स लगाते हैं वो भी नेचुरल डाई है, वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम है, आपके लिए बेनिफिशियल है। अभी बाकी डाई जो हम गोदरेज का ना काला, केश काला वाला, ये सब बहुत कुछ है जो आर्टिफिशियल डाइज है, गार्नियर का, सब हार्मफुल है। दे आर यूज फॉर कलरिंग क्लॉथ एंड हेयर। फ्लोरेसेंट कलर्स आर यूज टू मेक स्ट्रीट बोर्ड्स दैट आर विजिबल एट नाइट। रात को जो चमकते हैं उसके लिए भी यूज करते हैं, वो तो ठीक है। डाइज आर यूज टू पॉलिश लेदर शूज, पर्सेस एंड चप्पल्स, ओके। Dyeing hair can have adverse effects like hair fall, damage to hair texture, burning of skin, adverse effect on eyes. Obviously केमिकल यूज करोगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे। लिपस्टिक बहुत लड़कियों को पसंद है यूज करना, लेकिन उसमें केमिकल है। बिकॉज जहां तक हो सके आप ये सब आर्टिफिशियल चीजें लड़कियां यूज मत करो, आप ऐसी ही सुंदर हो, है ना। परमेश्वर ने सबको बहुत ही सुंदर बनाया, आपको ये लिपस्टिक और दुनियादारी लगा के सुंदर बनने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको बहुत और दूसरे प्रॉब्लम्स ओवर टाइम बना देती है आपके लाइफ में। कभी एक बार ठीक है, आप किसी शादी के लिए जा रहे हो, किसी का फंक्शन है, उसके लिए ठीक है, लेकिन डेली बेसिस में ये सब चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। मम्मी डैडी को भी बोलो, अगर आपको बाल डाई करना है तो नेचुरल कलर से डाई करो। ये आर्टिफिशियल कलर से बहुत बहुत प्रॉब्लम्स, जो हमें लगेगा कि किसी और वजह से, लेकिन वो एक्चुअली ये डाइज प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। नाउ आर्टिफिशियल कलर्स, अभी आप होली खेलते हो ना, होली में जो आप कलर्स यूज़ करते हो, कुछ कुछ जो नेचुरल कलर से बनाए हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केमिकल से बनाया जाता है, उसमें बहुत हाई प्रोपोर्शन ऑफ मर्कुरी इज देयर। मर्कुरी अच्छा नहीं है हमारे बॉडी के लिए, उससे ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर, अस्थमा, इचिंग ऑफ स्किन, मतलब इचिंग मतलब खुजली, परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ स्वेट पोर्स। स्वेट पोर्स अगर बंद हो गए तो आपका बॉडी फिर स्वेट नहीं कर पाएगा, तो और 10 प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आर्टिफिशियल कलर से ये सब प्रॉब्लम भी आता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट कलर यू आर यूजिंग, ठीक है। दूसरों को भी हार्म पहुंचता है, आपको भी हार्म पहुंचेगा, ठीक है। फिर डिओड्रेंट, हम सबको डिओड्रेंट लगाना तो अच्छा लगता है, उसके बिना तो हम बाहर निकलते नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन वो भी लिमिट में यूज़ करने से अच्छा है। क्या होता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ स्वेट होता है, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी से स्मेल आता है, तो हम डिओड्रेंट लगाते हैं तो वो स्मेल ब्लॉक हो जाता है ना। तो डिओड्रेंट्स में ना पैराबेन्स होते हैं। आजकल ये लोग डिओ बना रहे हैं जिसमें पैराबेन नहीं है अभी, लेकिन ये कितना सच बताते हैं वी डोंट नो। तो जो भी आप यूज़ करते हो लिमिट में यूज़ करो। डिओड्रेंट्स कंटेन पैराबेन्स, यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल, ब्यूटाइल आर कॉल्ड पैराबेन्स, एंड ऑल्सो एल्कोहल, एल्कोहल भी बहुत रहता है उसमें। तो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स एंड सिलिका आर ऑल्सो यूज इन दिस, ठीक है। एल्यूमिनियम इतना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और सिलिका भी यूज होता है। तो ऑर्डिनरी डीओ, जो हम सादा डीओ यूज करते हैं ना, इट कंसेंट स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम उसमें कम रहता है, स्वेट का स्मेल कम कर देता है वो। फिर एंटी पर्स्पिरेंट डीओ क्या होता है, जिससे आपको स्वेटिंग कम करने के लिए ना, दिस डिक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ स्वेटिंग, ओके, स्वेटिंग कम करा देता है, और इट कंटेन्स अबाउट 15% ऑफ एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। इट क्लॉग्स द स्वेट पोर्स ऑन द स्किन, क्या करता है, स्वेट के जो पोर्स है ना आपके, वो बंद कर देता है, वो एक्चुअली अच्छा नहीं है आपके लिए। फिर क्लिनिकल डीओ, ये है मेडिकेटेड। सम पीपल स्वेट हैवीली, किसी किसी को स्वेटिंग का प्रॉब्लम है कुछ, तो जिसकी वजह से उनको बहुत एक्सेस स्वेट होता है, उसकी वजह से उनका स्किन में भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनके लिए क्लिनिकल डीओ बनाया गया है, दैट कंटेन्स 22 और 25% एल्यूमिनियम, और उसको रात को यूज किया जाता है, ठीक है। तो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, एल्यूमिनियम, जिरकोनियम कंपाउंड्स आर द मोस्ट हार्मफुल केमिकल्स इन द डिओड्रेंट। देखो इस सब में एल्यूमिनियम दिख रहा है ना आपको, दे आर हार्मफुल, दे आर नॉट वेरी गुड। एंड क्या उससे उसमें हेडेक, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, हार्ट डिसीज, ये सब आ सकता है, स्किन कैंसर भी होता है। सो बी केयरफुल, कितना यूज़ करो, सब लिमिट में यूज़ करो, ठीक है। ऐसा नहीं अभी मैं मेरे दोस्त को मिलने जा रहा हूँ, अभी मैं अच्छे से दबा के लगाऊंगा पूरा, ये पूरा ऑल ओवर द बॉडी में लगा के जाऊंगा, एकदम मैं परफेक्ट स्मेल आएगा मेरा, उससे आपको स्मेल तो अच्छा है, बॉडी को आप खराब कर रहे हो, ठीक है। सो यूज इन लिमिट। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है, आपके जो
नॉन स्टिक जो बर्तन उसके ऊपर जो लेयर है ना उसे टेफ्लॉन कहते हैं। उसका केमिकल नेम है पॉलीटेट्राफ्लोरोईथेन C2F4N। ठीक है, याद रखिए पॉलीटेट्राफ्लोरोईथेन। टेफ्लॉन इज यूज फॉर कोटिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट टू अवॉइड स्टिकिंग। ठीक है, इसमें हमको तेल तो कम लगता है, कम से कम। ठीक है, इसके टेफ्लॉन के प्रॉपर्टीज क्या है? एटमॉस्फेयर एंड केमिकल सब्सटेंसेस हैव नो इफेक्ट ऑन टेफ्लॉन। ठीक है, एटमॉस्फेयर से और कुछ केमिकल उसमें डालोगे तो उसमें कुछ असर नहीं होता है। नीदर वाटर नॉर ऑयल कैन स्टिक टू टेफ्लॉन। ठीक है, हाई टेम्परेचर्स डज नॉट अफेक्ट टेफ्लॉन। ठीक है, हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट 327 है, तो हमारा कुकिंग का टेम्परेचर इतना हाई जाता नहीं, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल्स है ईजी टू क्लीन। यूजेस क्या है? टेफ्लॉन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसलिए इसको किस लिए यूज़ करते हैं? तो वायर्स को और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को कोट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे कंडक्शन कम होता है ना। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक किचन वेयर। फिर हमारे जो बाइक्स के जो मेटल शीट्स है ना, जो सुंदर सुंदर जो पार्ट्स है, उसको भी इससे बनाया जाता है, जिससे उससे उसको टेम्परेचर और रेन से बचाने के। ओके, नाउ पाउडर कोटिंग। पाउडर कोटिंग आपको पता है क्या? आपके जो एल्यूमिनियम विंडोज़ में जो कलर रहते हैं ना, सादे एल्यूमिनियम नहीं, दूसरे आप देखोगे एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडोज़ में कभी ये ब्लू, कभी येलो, कभी क्रीम, है ना, कभी ग्रे, कभी ब्लैक कलर रहता है ना, वो पाउडर कोटेड रहता है। तो पाउडर कोटिंग इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग अ लेयर हार्डर देन पेंट ऑन द सर्फेस ऑफ एन आयन ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट रस्टिंग। क्यों यूज होता है? रस्ट प्रिवेंट करने के लिए। वो जो पेंट से भी हार्ड एक लेयर बनाया जाता है। इन दिस मेथड अ पॉलीमर रेसिन, अ पिगमेंट एंड सम अदर इंग्रेडिएंट्स आर मेल्ट मिक्स। क्या मेल्ट करते हैं? पॉलीमर रेसिन, पिगमेंट और कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके मेल्ट करते हैं, फिर उसको कूल करके पाउडर बनाते हैं, एकदम बारीक पाउडर बनाते हैं। ओके, और ये पाउडर को स्प्रे किया जाता है मेटल सरफेस के ऊपर, जो आपका मेटल का सरफेस उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन, ESD प्रोसेस से, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन। उसमें क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ द पाउडर आर गिवन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इसमें जब ये लोग ये मेथड यूज करते हैं, तो जो पाउडर बनाया है ना आपने, उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज फॉर्म हो जाता है। उससे क्या होता है? वो जाके ना एक यूनिफॉर्म लेयर बना देता है मेटल सरफेस के ऊपर, जाके चिपक जाता है मेटल के ऊपर और एक यूनिफॉर्म लेयर बनाता है। फिर वो ऑब्जेक्ट को दोबारा हीट किया जाता है ओवन में कोटिंग के साथ। फिर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमरिक चेन्स बन जाते हैं। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन में जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमरिक चेन्स बनते हैं, वो उससे एक बहुत ही ड्यूरेबल, यानी कि बहुत ही मजबूत एक कोटिंग फॉर्म होता है। दिस पाउडर कोटिंग इज हाईली ड्यूरेबल, हार्ड एंड अट्रैक्टिव। जो हमारे जो बाइक्स में जो है ना, जो कोटिंग दिखते हैं ना आपको, इसमें सॉरी, जो हमारे इवन क्या बोलते हैं उसको, हमारे विंडो फ्रेम्स के जो कोटिंग इतने सुंदर दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? इसकी वजह से दिखते हैं। ठीक है, तो पाउडर कोटिंग कैन बी डन ऑन प्लास्टिक एंड मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड इन डे टू डे यूजेस वाले, इसको आराम से यूज किया जा सकता है। फिर एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग इज फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन एयर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम के सर्फेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होता है, उसको एनोडाइजिंग कहते हैं। इन द एनोडाइजिंग प्रोसेस दिस लेयर कैन बी मेड ऑफ द डिजायर्ड थिकनेस, कितने भी थिकनेस का बना सकते हो। और कैसे बनाया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस देखा था क्या होता है। इसमें क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड इज टेकन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द एल्यूमिनियम आर्टिकल इज डिप्ड इन इट एज द एनोड। आपको पता है ना, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड होता है। तो इसमें एनोड किसको बनाते हैं? तो आर्टिकल को आपको एनोडाइज करना है, जिसको एनोडाइज करना है उसको आप एनोड बनाओगे। तो आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट द कैथोड। कैथोड में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और ऑक्सीजन गैस एनोड में रिलीज होता है, जहां पर आपका आर्टिकल है। आपका जो एनोड जो आप कोट करना, एनोडाइज करना चाहते हो, वही एनोड है, और उधर ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, और ये एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या चाहिए हमको? ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन चाहिए, है ना। तो a reaction with oxygen occurs and a layer of hydrated aluminum oxide is formed on the anode. क्या हो जाता है? ऑक्सीजन के रिलीज की वजह से एक लेयर ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। और दिस लेयर कैन बी मेड अट्रैक्टिव बाय एडिंग कलर इन द सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के जगह होने के टाइम अगर आपने उसमें कलर भी डाला तो कलर भी आप दे सकते हो उसमें। ठीक है, तो ऐसे हम एनोडाइज कुकिंग यूटेंसिल्स देखते हैं ना, ग्रिडल्स एंड कुकर्स, अलग अलग कलर के देखते हैं, तो ऐसे किया जाता है एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम को। फिर सेरेमिक तो आपको पता ही है। सेरेमिक इज हीट रेसिस्टेंट सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय नीडिंग एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन वाटर एंड देन शेपिंग इट एंड हार्डनिंग इट बाय हीटिंग। ठीक है, इनऑर्गेनिक या क्ले, जैसे आप क्ले को आप मोल्ड करके आप जो बनाते हो उसको सेरेमिक। पॉट्स मेड बाय पॉटर, मैंगलोर रूफिंग टाइल्स, कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स, पॉटरी, टेराकोटा आर्टिकल्स आर सम एग्जांपल्स।
तो दिस इज हाउ अ सेरेमिक आर्टिकल इज मेड व्हेन क्ले इज नीडेड इन वाटर। पानी से आप क्ले के साथ नीड करोगे और उसको शेप करोगे और एक किन में, किन क्या होता है, फर्नेस जैसा ना, उसको आप 1000 to 1150 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको हीट करना पड़ता है। तो क्या फॉर्म होता है, पोरस सेरेमिक इज फॉर्म। ठीक है, आपने ऑलरेडी शेप किया है ऑब्जेक्ट को क्ले से, फिर आप उसको फर्नेस में रख के उसको हीट करोगे तो एक आपका पोरस सेरेमिक बनता है। पोरस का मतलब क्या है, उसमें आप ये पानी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन आप अब्जॉर्ब करने वाली चीजें आप यूज कर सकते हो क्या, पानी बाहर आ जाएगा है ना, तो उसको कुछ करना पड़ता है। ये पोरोसिटी को खत्म करने के लिए द फायर्ड ऑब्जेक्ट इज कवर्ड विथ फाइनली ग्राउंड ग्लास पाउडर सस्पेंडेड इन वाटर, या इसको ग्लेज कहते हैं। ग्लास का एकदम बारीक पाउडर को पानी में मिला के रखा, उसको इसमें डिप करते हैं और फिर से फायर करते हैं, फिर से किन में डालते हैं। तो इससे क्या होता है, उसमें शाइन भी आता है और उसका जो वो पोरस जो क्वालिटी वो भी निकल जाता है। ओके, फिर पोर्सिलेन, क्या आपने पोर्सिलेन सुना होगा, जो बहुत महंगे महंगे पोर्सिलेन आते हैं। इट इज अ हार्ड ट्रांसलूसेंट एंड वाइट कलर्ड सेरेमिक। क्या है, हार्ड भी है, ट्रांसलूसेंट मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, और वाइट कलर्ड। इट इज मेड बाय यूजिंग द वाइट क्ले कॉल्ड काओलिन फाउंड इन चाइना। ग्लास, ग्रेनाइट एंड द मिनरल फेल्ड्स्पार, तीन चीज, ग्लास, ग्रेनाइट और फेल्ड्स्पार is mixed with kaolin clay and kneaded with water. Okay, the resulting mixture is shaped and fired in a kiln at a temperature of 1200 to 1450 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर में ये जो बना है ना, ग्लास, ग्रेनाइट, फेल्ड्स्पार का क्ले के साथ मिक्स, काओलिन के साथ, उसको बना के फिर उसको फायर किया जाता है इस टेम्परेचर में। फिर से फायर करने पर आफ्टर ग्लेजिंग ब्यूटीफुल आर्टिकल्स ऑफ पोर्सिलेन आर ऑब्टेन्ड। आप लैबोरेटरी में भी पोर्सिलेन यूज करते हैं, पता करके देखिए। अभी बोन चाइना, Bone china is made by adding some ash of animal bones in the mixture of china clay, feldspar and fine silica. Bone china में एनिमल के बोन के ऐश को भी मिक्स किया जाता है। ठीक है, दिस सेरेमिक इज हार्डर देन पोर्सिलेन, पोर्सिलेन से भी हार्ड रहता है ये। फिर एडवांस्ड सेरेमिक्स, इससे भी एडवांस सेरेमिक्स, अभी ऑक्साइड्स लाइक अलुमिना, जिरकोनिया, सिलिका एंड सम अदर कंपाउंड्स लाइक सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ क्ले। क्ले की जगह जब आप ऑक्साइड्स यूज करते हो लाइक अलुमिना, जिरकोनिया, सिलिका एंड अदर कंपाउंड लाइक सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ क्ले फॉर मेकिंग एडवांस सेरेमिक। ओके, क्ले की जगह ये यूज होता है। सो दिस सेरेमिक रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ, इसको इवन हायर टेम्परेचर चाहिए। यहाँ आप टेम्परेचर देखिए और यहाँ देखिए, इधर सब में क्ले को कितना लगता है और इनको कितना लगता है। इनको दे नीड मोर टेम्परेचर 1600 to 1800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए जहां पर आप इसको फायरिंग कर रहे हो। हाँ, इसको प्रोसेस को सिंटरिंग कहा जाता है। इससे एडवांस सेरेमिक्स बनाए जाते हैं वे। और क्या है इसमें एडवांस सेरेमिक में, क्ले इज नॉट यूज्ड। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ दिस एल्यूमिना, सिरकोनिया एंड ऑल आर यूज्ड। ओके, सेरेमिक्स कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स विदाउट डिकम्पोजिंग। सेरेमिक इसलिए स्पेशली यूज किया जाता है, सेरेमिक्स कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स विदाउट डिकम्पोजिंग, और वो डिकम्पोज नहीं होते ना बेसिकली। तो सेरेमिक इज ब्रिटल, लेकिन वो टूट सकता है आराम से, बट वाटर रेसिस्टेंट, पानी रिपेल करते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। देयरफॉर इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कोटिंग द इंटीरियर ऑफ ए किन, मतलब फर्नेस के इंटीरियर भी इससे कोट किया जाता है, क्योंकि ये दूसरा क्या है, ये इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। और किसके लिए यूज किया जाता है, द आउटर सर्फेसेस ऑफ शिप्स, शिप्स के जो बाहर के सर्फेस के लिए भी ये यूज किया जाता है, एंड ब्लेड्स ऑफ जेट इंजन। ठीक है, जेट इंजन के ब्लेड्स में भी ये सेरेमिक यूज किया जाता है। क्यों, हीट की वजह से। सर्टेन टाइप ऑफ सेरेमिक टाइल्स आर फिक्स्ड ऑन द आउटर लेयर ऑफ अ स्पेस शटल। ठीक है, स्पेस शटल के आउटर लेयर में भी एक टाइप का सेरेमिक यूज किया जाता है। उसमें इतना रेसिस्टेंस, क्योंकि आप जब एंट्री लेता है ना स्पेस शटल, जब वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो बहुत स्पीड से आता है ना, तो बहुत हीट रहता है। तो दिस टाइप ऑफ सेरेमिक इज एबल टू विथस्टैंड इवन दैट टाइप ऑफ हीट। ठीक है, अ सर्टेन टाइप ऑफ सेरेमिक टाइल्स आर फिक्स्ड ऑन द आउटर लेयर ऑफ अ स्पेस शटल। सम टाइप्स ऑफ सेरेमिक्स आर यूज्ड एज सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि सेरेमिक्स कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकते हो, और वो टूटते भी नहीं होते विदाउट डिकम्पोजिंग। डिकम्पोज नहीं होते, टूट जाते हैं, सेरेमिक ब्रिटल ऑफकोर्स, डिकम्पोज नहीं होते, मतलब वो सड़ते नहीं है। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड वाटर रेसिस्टेंट, बट इट इज ब्रिटल, याद रखिए। तो इसको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। किन के इंटीरियर, मतलब अंदर, किन यानी कि जो फर्नेस रहता है जहां पर फायरिंग होता है, उसका अंदर का सरफेस क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर में रहता है, उसको कोट करने के लिए भी यूज किया जाता है। शिप्स के बाहर के सरफेस और जेट इंजिन के ब्लेड्स के लिए भी यूज किया जाता है, और इवन ऑन द आउटर लेयर ऑफ अ स्पेस शटल। ये सब स्पेशल टाइप के सेरेमिक्स हैं। ओके,
तो इसके साथ आपका ये लेसन खत्म होता है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी करेंगे। ओके, तो आप ये अच्छे से पढ़ लो, कंसेप्ट समझ लो। आपको मैंने बीच बीच में आंसर्स के भी मैंने हिंट दिए हैं, कहाँ कहाँ है आंसर। क्वेश्चन नंबर 1A 4A वो लिखा है जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। ये तो अगर आप समझ गए तो ये बहुत ही ईजी है पेपर सॉल्व करना, ये सब सॉल्व करना। ओके, चलो पढ़ो अच्छे से, एंड कुछ डाउट्स है तो पूछ लो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो भी पूछ लो। ओके, चलो टेक केयर, गॉड ब्लेस।